हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? वेलकम टू रंजन सिंह एकेडमी। आज के क्लासेस में बच्चों हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और वो टॉपिक है रेस्पिरेशन। याद करो, डे फर्स्ट आपको मैंने लाइफ प्रोसेसेस में बताया था कि 4 बेसिक हमारे इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं, है ना, जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया था, रेस्पिरेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था और एक्सक्रीशन था। तो न्यूट्रिशन जो है वो हमने क्या किया, अभी तक के लेक्चर में कवर कर लिया। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए, है ना। और भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन आप जब ऐप पर जाओगे, आप जब क्लासेस करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे डीपीपीस के रूप में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारा कवर हो गया और हम रेस्पिरेशन में आ गए। तो हमने क्यों पहले न्यूट्रिशन पढ़ा? रेस्पिरेशन के बाद भी तो हम न्यूट्रिशन पढ़ सकते थे। नहीं बच्चों, एक्चुअल में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा याद करना कि न्यूट्रिशन क्या होता है। क्या था? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था ना कि न्यूट्रिशन के टाइम में जब डाइजेशन हो रहा था ह्यूमन बींग में, तो सबसे लास्ट आपका क्या था? आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा था, है ना। आपके प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जा रहे थे और जो भी आपके फैट्स थे, लिपिड्स थे, वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जा रहे थे। तो देखो, अब रेस्पिरेशन क्या होता है? वो जो आपका फूड है, ठीक है, वो जो आपका फूड है यानी कि आपका ग्लूकोज है, तो जब आप इनटेक करोगे ऑक्सीजन को, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करोगे, तो आपके वो फूड का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। उससे जो एनर्जी निकलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हर बच्चों के माइंड में रहता है ना कि मैम सिंपली हम जो सांस लेते हैं, यानी हमने O2 लिया, हमने CO2 छोड़ा, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। बट ऐसा नहीं है बच्चों, वो ब्रीदिंग है, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इज टोटली डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट फिनोमेना है, दोनों डिफरेंट मैकेनिज्म है। रेस्पिरेशन कुछ और है और ब्रीदिंग कुछ और है। तो अगर मैं आपको ब्रीदिंग के बारे में समझाऊं ना, तो सिंपली जो आप सोचते हो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, वो ब्रीदिंग हो गया। यानी कि इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज नोन एज क्या है बच्चों? ब्रीदिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। और हमारा फ्रूट फूड क्या था? ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, यानी कि रिलीज क्या होगा? एनर्जी। किससे रिलीज होगा एनर्जी? फ्रॉम फूड, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ O2, है ना, O2 के प्रेजेंस में होगा। यानी जैसे आप सांस लेते हो तो जो आपका ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्या होता है? टूट जाता है और वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आ गया समझ में? देयरफॉर रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट जनरली इन्वॉल्व्स। यानी कि हमारा रेस्पिरेशन क्या है? एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। बच्चों कैसे बायोकेमिकल प्रोसेस है? तो देखो, यहाँ पे आपके ये अगर सेल लेवल पे हो रहा है, सपोज आपके सेल में क्या है? आपके सेल में ग्लूकोज रिजर्व है ना। और जैसे आपने O2 लिया, तो वो जो आपका ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज आपका टूटा, है ना। और जब वो टूटा तो उससे क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुआ। मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। देखो, इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। आपने इन्वायरमेंट से सबसे पहले क्या किया? ऑक्सीजन लिया, आपने O2 लिया, ठीक है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब उसका स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा। किसका बच्चों ऑक्सीडेशन होगा? फूड का ऑक्सीजन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। और किसके प्रेजेंस में होगा? तो सिंपल सा बात है, O2 के प्रेजेंस में होने वाला है, ठीक है। एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वहां से एलिमिनेशन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? एलिमिनेट होगा, रिमूव होगा।
प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी कि हमारा एनर्जी क्यों बच्चों रिलीज हो रहा है, एनर्जी हमारा कैसे रिलीज हो रहा है, जब हमारे फूड का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो इसको जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के टाइम में एक याद है ना, हमने एक रिएक्शन भी देखा था, तो वैसे ही सिंपली यहाँ पे रिएक्शन देखो कि आपका C6H12O6 है बच्चों, जो आपका क्या है C6H12O6 यानी आपका ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज के पास जैसे क्या आएगा बच्चों, O2 आएगा। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है। जैसे हमारा O2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6O2 है, मतलब रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, तो जैसे O2 का प्रेजेंस होगा वैसे ये बच्चों किस फॉर्म में निकलेगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ, जब आप सांस लेते हो, और जब आप सांस छोड़ते हो, तो आप जैसे आप सांस ले रहे हो तो आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या हुआ, O2 के प्रेजेंस में कंप्लीटली टूट गया। और टूटने के बाद आपको जब आपने सांस छोड़ा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिला उससे, और आपका CO2 निकला एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर निकला। तो यहाँ पे देखो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, और साथ ही साथ आपका एनर्जी भी निकलेगा। और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बच्चों कि एनर्जी जो होता है वो ATP के फॉर्म में होता है। और ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ATP जो है वो हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है ना। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बन रहा था। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, तो एक्चुअल में जैसे इंडिया जो है ना, इंडिया का करेंसी क्या है, रुपए है, तो वैसे ही हमारा जो एनर्जी है ना, एनर्जी का करेंसी क्या है बच्चों, ATP है। अब ये 38 ATP हम आगे पढ़ेंगे, 2 ATP पढ़ेंगे, 6 ATP पढ़ेंगे, मतलब अमाउंट पढ़ेंगे इसका कि कब कितना ATP जो है वो रिलीज हो रहा है। तो अभी आ गया समझ में, क्या है एनर्जी का करेंसी है, क्या है बच्चों एनर्जी का करेंसी, ATP है। यानी कि अगर सिंपली आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है एनर्जी, किससे, आपके फूड के ब्रेक डाउन से, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा रेस्पिरेशन है। ठीक है, और रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बच्चों, तो बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब देखो मैंने बोला था ना कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है। मतलब ब्रीदिंग क्या है, तो देखो रेस्पिरेशन में आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है फ्रॉम फूड से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। सिंपली जो आप अपने डेली लाइफ में, इनफैक्ट आप मिनट मिनट सेकंड सेकंड जो आप सांस लेते हो ना, जो आप सांस छोड़ते हो, मतलब कि आप इनहेलेशन ऑफ O2 कर रहे हो और एक्सहेलेशन ऑफ CO2 कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रीदिंग बोलते हैं ना। तो कोई भी पूछे तुमसे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, तो तुम क्या बोलोगे, नो, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, आ गया समझ में। देखो इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब आगे देखते हैं बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्या है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन हो रहा था टू जनरेट एनर्जी विच इज देन यूटिलाइज्ड बाय सेल्स, बाद में उसको सेल्स हमारे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे एनर्जी को टू परफॉर्म अदर एक्टिविटीज, ताकि वो अदर एक्टिविटीज कर पाए। ठीक है, तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज to generate energy in the presence of oxygen is known as respiration process। ठीक है, अब respiration कैसा है आपका, तो आपका एक involuntary biochemical process होता है। involuntary मतलब क्या है, यानी कि अगर आप चाहो तो आपके चाहने से ये प्रोसेसेस रुक नहीं सकती है ना। आप O2 लोगे, आप O2 को इनटेक करोगे और आपके फूड का ब्रेक एंड डाउन होना ही है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट होना ही है। तो देखो एक्शंस एक्चुअली में हमारे तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी सेकंड चैप्टर है ना बायोलॉजी का, उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ। बट अभी इतना समझ लो कि 3 टाइप के जो एक्शंस होते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस, और तीसरा होता है बच्चों आपका रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम बहुत डीपली उस चैप्टर में बात करेंगे। अभी समझ लो क्योंकि मैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है, जैसे अभी मैं आपका क्लासेस ले रही हूँ है ना, अभी मैं सपोज बोर्ड पे कुछ राइट डाउन कर रही हूँ, तो ये सब प्रोसेसेस मैं अपने मर्जी से कर रही हूँ बच्चों।
है ना। यानी कि यहाँ पे मेरा थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे मेरा ब्रेन भी इन्वॉल्व है, तो डैट प्रोसेस इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस, ठीक है। ये जो है ये एक तरह का इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अभी मैं अपने मर्जी से अगर मूवमेंट कर रही हूँ, अभी आप अपने मर्जी से अगर कोई डांस कर रहा है, अपने मर्जी से आप अगर गाना गा रहे हो, तो ये सारे प्रोसेसेस जो अपनी मर्जी से आप कर रहे हो, यानी जिसमें आपका सोच भी, आप सोच रहे हो, आपका थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ आपके ब्रेन भी इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री प्रोसेस, ठीक है, या वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। अब इनवॉलेंट्री क्या होता है, तो देखो आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है, तो आप अपने हार्ट बीट को आप जब चाहे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो, ठीक है। या फिर आप जब सांस ले रहे हो तो उसको जब चाहे तब रोक सकते हो, तो हाँ मैम कभी कभी रोक भी सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या कर सकते हो, योगा के टाइम में, मेडिटेशन के टाइम में उसको रोक भी सकते हो। तो देखो इसीलिए तो दिया हुआ है, ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंट्री एज वेल एज वॉलेंट्री फिजिकल प्रोसेस, है ना। यानी इसको आप रोक भी सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन अपने सांस को रोके रह जाओ, पूरे दिन छोड़ो, 5 मिनट अपने सांस को भी तुम नहीं रोक सकते हो, है ना। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, खेल खेल में या कुछ हमारे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं, मेडिटेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक तो होता है कि आपको बोला जाता है लॉन्ग ब्रीथ करना है, नहीं तो बोला जाता है कुछ देर तक सांस को क्या करो, रोक के रखो, और फिर आपको क्या करना है, एक लंबा सांस छोड़ना है। तो ये जो हमारे योगा और मेडिटेशंस होते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री भी है एज वेल एज वॉलेंट्री भी है। लेकिन आपका जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, वो आपका सिर्फ इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, यानी कहीं पे भी आपकी कोई मर्जी नहीं चलने वाली है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, रेस्पिरेशन अकर्स एट द सेल्यूलर लेवल। तो आपको मैंने बताया था ना, ये सेल्यूलर लेवल पे होता है, एक सेल है, उस सेल के अंदर में वो ग्लूकोज चला गया है, अब जैसे उस सेल के पास O2 जाएगा, वो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। रेस्पिरेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे है रेस्पिरेशन, यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको कर लेना रेस्पिरेशन। Respiration takes place through respiratory organs include the nose, lungs, etc. यानी कि ये हमारे सेलुलर लेवल पे होगा, और हम जो ब्रीदिंग करेंगे, तो ब्रीदिंग आप कैसे करते हो, आप सबसे पहले आपका जो नॉस्ट्रिल्स होता है, 2 ओपन एंड्स होते हैं, वहाँ पे आपका O2 जाता है, देन वो फिर आपका नेजल कैविटी में, नेजल पैसेज में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, एल्व्यूलाई में, विंड में, ट्रैकिया में, एल्व्यूलाई में, लंग्स में, वो हम पढ़ेंगे बच्चों, हमारा नेक्स्ट लेक्चर वही होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नोज से लेकर के लंग्स तक इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग हमारा क्या है, ब्रीदिंग में हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ रहे हैं, और ये हमारा रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। वेरियस एंजाइम्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस, तो सिंपल सा बात है, बायोकेमिकल है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ एंजाइम्स भी यूज होंगी, तो यहाँ पे एंजाइम्स यूज होंगी, बट यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स यूज नहीं होगा। एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो किस फॉर्म में रिलीज होगा बच्चों, एटीपी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। फिर आगे देखते हैं, एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द as it takes place inside cells, it is called the intracellular process। यानी कि ये सेल के अंदर हो रहा है तो हम इसको इंट्रासेल्यूलर बोलेंगे, ये आउटसाइड द सेल हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रीदिंग को, कि ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। आ गया सबको समझ में, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में कॉमन डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। बच्चों जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ना, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल नाम से ही सिंपल है, जैसा कि मैं आपको डे फर्स्ट से बताते जा रही हूँ कि हमारे बायोलॉजी में कोई भी जो वर्ड्स हैं, कोई भी जो टर्मिनोलॉजी है, उसी में उनका पूरा मीनिंग हिडन है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मे भी हम बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन भी चलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन या तो बिल्कुल एब्सेंट रहेगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हो तो भी चलने वाला है। तो यानी कि अब एरोबिक रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे कि उसके भी फर्दर क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो बच्चों देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके लिए हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से एक उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया हुआ है कि कैसे उससे हम बहुत क्लियर समझ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आपको मैम ने क्या बोला कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी रेस्पिरेशन होने वाला है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी प्रोसेसेस होगी और उससे जो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी और उसके साथ साथ में भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकल सकता है, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम एरोबिक बोल रहे हैं। अब दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला बच्चों कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में या तो लैक ऑफ O2 हो सकता है और नहीं तो क्या होगा आपका एब्सेंस ऑफ O2 होगा। ठीक है, देखो एरोबिक में क्या है, प्रेजेंस ऑफ O2 है, प्रेजेंस ऑफ O2 है। ठीक है, एनारोबिक में क्या है, एब्सेंस ऑफ O2 है, एब्सेंस ऑफ O2 है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली दो टाइप्स पढ़ना रहता है, हमें मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको इथेनॉल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं बच्चों। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में हमारा टोटली एब्सेंस होने वाला है O2, एब्सेंस ऑफ O2, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लैक ऑफ O2 होगा, लैक ऑफ O2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ O2, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लैक ऑफ O2। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू। अब बहुत ही अच्छे से समझना है, इसलिए आप अपना कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल ही अच्छे से बनाए रखिएगा। और चलो अब समझते हैं। सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया, हमने जब डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग देखा, ठीक है, अपना एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे अंदर में जो हमारा लास्ट कार्बोहाइड्रेट था वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, ग्लूकोज के फॉर्म में। और तुमको पता है ना कहीं कार्बोहाइड्रेट, ये जो स्टार्च है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है ना। तो अब देखो वो जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज आपके जो सेल है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में रहता है। कहाँ पे रहता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। आपको पता है ना बच्चों, एनिमल सेल का अगर हम बात करते हैं तो सेल का सबसे आउटर पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर उसके जो अंदर में जो सेमी फ्लूइड कंटेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म होते हैं। एंड साइटोप्लाज्म होल्ड सेल ऑर्गेनल्स, उन्हीं में क्या होता है, अपना अपना कंपार्टमेंट होता है इन एनिमल्स में। उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे मानो माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, एक साइड में न्यूक्लियस है। ठीक है, और वो सारे क्या कर रहे हैं, अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो अब ये जो तुम्हारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को आप C6H12O6 भी बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो बच्चों, ग्लूकोज को C6H12O6। तो कभी कभी आपके MCQ के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, कि आपका जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन कंटेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो, तो आपका यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, आपका C6 है। ठीक है, आपका यहाँ पे कार्बन जो है वो C6 है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर में एक प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। क्या हमने बोला उसको, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब हो गया कि ग्लाइको जो है, जो ग्लाइकोजन है, उसका लिसिस होना यानी टूटना। ठीक है, और वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में है। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ध्यान से समझना, इस ग्लूकोज का आपके सेल के साइटोप्लाज्म में वो था और वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ तो इसको हमने ग्लाइकोलिसिस बोला। पाइरूवेट में जब कन्वर्ट हुआ तो पाइरूवेट जो होता है बच्चों, ये हमारा 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज आपका कितना कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, पाइरूवेट आपका 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ तक हमारा जो भी प्रोसेस है वो कॉमन है सबके लिए। अब यहाँ से आप देखो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी तुम क्या बोलोगे, मैं बोलोगे मैम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। तो यस, ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। अब तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो एक आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है जहाँ पे ATP बनती है ना। अब यानी यहाँ पे ATP बनती हैं, तो यानी कि यहीं से हमारा एनर्जी निकलता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। तो आपको पता है कि एक तो एनर्जी भी निकलेगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगा, एटीपी के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे 36 to 38 एटीपी होगा, ठीक है। और आपको पता है सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, यानी हमें एनर्जी भी निकला, एनर्जी भी मिला, और सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, और थोड़ा सा वाटर भी निकला। तो ये किस टाइप का रेस्पिरेशन हो गया बच्चों, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो अब बोलोगे मैम कि बाकी का जो दो बचा वो क्या है, तो यानी कि वो दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। अब तुम याद करो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका जो बैक स्लाइड है उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दो हैं, एक तो है आपका इथेनॉल फर्मेंटेशन, और उसको हम और भी क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा क्या है बच्चों, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो चलो पहला अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन था, जो इथेनॉल फर्मेंटेशन था, उसको देखते हैं। ये प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। अब ये जो पाइरूवेट है, इस पाइरूवेट को सबसे पहले तो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये पाइरूवेट को जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, और ये कहाँ पे होगा बच्चों, तो ये ईस्ट के अंदर में होगा। अब इसको एक ना कॉमन आपके डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि याद करो जब मम्मी को भटूरा बनाना होता है या इडली बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, भटूरा बनाने से पहले जो उसका आटा होता है, जो उसका डो होता है, उसको क्या करते हैं, उसको गूंथ के साइड में रख देते हैं, और पहले थोड़ा देर वेट करते हैं, है ना। मम्मी क्या बोलती है कि थोड़ा फर्मेंटेड हो जाने दो उसको। तो हम फर्मेंटेशन का वेट कर रहे हैं। क्यों फर्मेंटेशन का वेट कर रहे हैं बच्चों, ताकि हम ये देखते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि उसके अंदर में जो नेचुरली कुछ ईस्ट ग्रो कर जाएंगी और फर्मेंटेशन हो जाएगा। और फर्मेंटेशन जब हो जाएगा तो आप देखना कि जो पहले जो आपका डो रखा हुआ था और बाद में आफ्टर फर्मेंटेशन यानी कुछ देर तक उसको छोड़ने के बाद देखना वो डो आपका ना वो थोड़ा सा ऐसे उसमें ऐसा लगेगा इन्फ्लामेशन हो रखा है, वो थोड़ा सा फूल जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वो जो ईस्ट हैं वो ईस्ट वहाँ पे क्या करते हैं, वो उनका वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन ईस्ट के अंदर में क्या बनता है, तो ऐसे हमारे रिएक्शंस में कुछ इथेनॉल बनता है। और इथेनॉल जो होता है या अल्कोहल जो होता है ये क्या होता है बच्चों, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ध्यान रखना जो हमारा ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पाइरूवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और अल्कोहल क्या है हमारा, इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या होगा, ये एनर्जी निकलेगा। और ये एनर्जी निकलेगा तो ये एनर्जी किसको मिलेगा बच्चों, उस ईस्ट को मिलेगा, है ना। उस ईस्ट को एनर्जी, यानी कि वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस भी देखो वहाँ पे कितना चालाक है, वो अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कर लिया, मतलब इथेनॉल फर्मेंटेशन हो गया, उसको एनर्जी भी मिल गया, और हमारा जो डो है वो हमारा डो रेडी हो गया भटूरा बनाने के लिए, है ना। या जो हमारा इडली का बैटर था वो हमारा रेडी हो गया भटूरा बनाने के लिए। और नहीं तो अगर हमें नेचुरली नहीं ग्रो करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल ईस्ट वगैरह डाल देते हैं। फिर उसे अगर हमें डायरेक्टली बनाना है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसको डायरेक्टली डाल के उसमें उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेक करके और डायरेक्टली उसको छोड़ के और फिर हम डायरेक्टली उससे बना लेते हैं। आपको जो भी आपको इडली बनाना हो या जो भी आपको ये डोसा बनाना हो या फिर आपको भटूरा बनाना हो, तो यानी ये केस हो गया हमारा। समझना है तुमको, ये जो एनर्जी निकल रही है ये एनर्जी किसको मिलने वाली है, इसको मिलने वाली है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वही छोड़ रहा है। और ये जो इथेनॉल है ये क्या हो रहा है बच्चों, ये इथेनॉल बन रहा है और फिर अल्कोहल बन रहा है। या फिर हम उसको अपने एक भटूरा के केस में भी देखे हैं या फिर इडली के भी केस में हमने देख लिया कि सेम प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड जो केस है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन है। इसको समझते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है। अब देखो जब तुम हेवी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, या तुम डे फर्स्ट जब जिम ज्वाइन करते हो तो देखते हो ना आपके मसल्स में कितने क्रैम्प्स होते हैं, मतलब आपका पूरा पैर हाथ ये सब आप बोलते हो ना मम्मी सारी हड्डियां दर्द कर रही हैं, है ना, पूरा क्रैम्प्स। आपको स्टेयर्स चढ़ने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होता है जब आप डे फर्स्ट जाओगे जिम करने, और अगर आप हेवी हेवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं यानी डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसी से वो आपको क्या होता है, आपके मसल्स में पेन होने लगता है। तो देखो
लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर स्केलेटल मसल सेल्स। ठीक है, हमारे स्केलेटल मसल सेल्स में जब हम हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ हमें ऑक्सीजन चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, है ना। अभी आप जंप करने लगो तो अगर आप कांस्टेंट एक जगह आराम से बैठे हुए हो तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि आपको जितना O2 इनटेक करना चाहिए आप कर रहे हो, आपको जितना CO2 एक ये करना चाहिए, एक्सहेल करना चाहिए आप कर रहे हो। बट जब आप हेवी एक्सरसाइज करोगे या अभी आप जंप करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हम हाफने लग जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें जितना अमाउंट O2 का मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और ऐसे में क्या होता है बच्चों कि हमारे जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। और जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है तो वो फाइनली यहाँ पे यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा और कुछ क्या निकलेंगे, लैक्टिक एसिड निकलेंगे। लैक्टिक एसिड जो है बच्चों ये भी आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल हमारा क्या था, पाइरुवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल था। तो यही जो आपका बच्चों पाथवे है कि ये हमारा कॉमन रहने वाला है सारे केसेस में। यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। गॉट इट? आ गया सबको समझ में? चलो तो एक बार इसको थोड़ा सा डेफिनेशंस के भी थ्रू देख लो कि हमने जो पढ़ा है वही तो है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन देखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मतलब क्या है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने वाला है। किसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है। और उससे क्या निकल रहा है बच्चों, तो आपको पता है उससे CO2 निकल रहा है। और क्या निकल रहा है उससे, उससे एरोबिक रेस्पिरेशन है तो याद करो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेसेस होंगी, है ना। और CO2 निकलेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा और साथ ही साथ क्या निकलेगा बच्चों, एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में रहेगा, एनर्जी रहेगा ATP के फॉर्म में। और आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 36 to 38 ATP हो गया। ठीक है, तो आ गया सबको समझ में कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इट इज अ पार्शियल ब्रेकडाउन, यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लूकोज का, विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, ATP निकलता है। तो आप देखते हैं इसका दो टाइप फर्दर क्या है बच्चों, तो एक है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को ये टाइप का जो फर्मेंटेशन होता है वो किस में होता है बच्चों, ईस्ट में होता है। यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा यहाँ पे, ईस्ट है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू, उस ग्लूकोज का क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा और उसको कन्वर्ट किस में करेगा, तो इथेनॉल बोल सकते हो, अल्कोहल बोल सकते हो या इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो उसमें करेगा एंड कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा बच्चों और फिर क्या होगा, एनर्जी भी निकलेगा। और एनर्जी 36 to 38 ATP कहाँ पे था, एरोबिक रेस्पिरेशन में था। तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 ATP एनर्जी निकलता है। ठीक है, फिर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको मैंने जो बताया है कि जब स्कैरसिटी रहेगी ऑक्सीजन की तो एक्यूमुलेशन होने लगेगा लैक्टिक एसिड और उसकी वजह से हमारा स्केलेटल मसल सेल्स में पेन वगैरह भी होता है, क्रैम्प्स भी होता है। यानी कि जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा तो लैक्टिक एसिड निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे human muscle cells make ATP by lactic acid fermentation when there is a scarcity of oxygen। ठीक है, यानी उसका कमी होगा। This occurs at the time of vigorous exercise when demand of oxygen by the muscles is greater than its supply। यानी कि हमें जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, therefore the muscles switch from aerobic respiration to fermentation resulting in the production of lactic acid। This lactic acid accumulates in the muscles causing cramps or muscles fatigue। यानी कि हमारा मसल्स क्या होगा, फैटिग यानी कि थक जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कि टाइप्स ऑफ
एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में कुछ कॉमन डिफरेंसेस है। जैसे हमने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंसेस देखा था, उसको पहले एक बार देख लेते हैं बच्चों, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। आ गया समझ? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? यानी जहाँ पे O2 का क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड होने वाला है, मतलब O2 इज रिक्वायर्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक में क्या बोलोगे? एनारोबिक में बोलोगे O2 इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर क्या हो जाएगा, लैक ऑफ O2 भी हो सकता है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे क्या बोलोगे, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा है ना। फिर यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है किसका बच्चों? ग्लूकोज का। और क्यों? ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है ना। और यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है कहाँ पे बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, याद करो, तो H2O यानी वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था और एनर्जी था। और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, इथेनॉल यानी फिर इथाइल एल्कोहल था, और या फिर अल्कोहल भी बोल सकते हो, और लैक्टिक एसिड था। आ रहा है याद? एंड प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि क्या प्रोडक्ट बन करके रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे मोर एनर्जी यानी 36 टू 38 एटीपी एनर्जी, और यहाँ पे लेस एनर्जी यानी कि 2 एटीपी तुम्हारा किस में रहने वाला है, तो तुम्हारे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और 8 एटीपी एनर्जी तुम्हारा बनेगा बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। आगे समझ में? यानी कि आज के क्लासेस में हमने मेनली क्या क्या डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से डिफरेंट कैसे होता है, ब्रीदिंग सिंपली क्या होता है, फिर रेस्पिरेशन हमारे कितने टाइप का होता है, मतलब एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, और एनारोबिक के भी क्या क्या टाइप्स होते हैं, और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया कि एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। चलो अब एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच लाइफ प्रोसेसेस, ध्यान से देखना, इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग डाइजेस्टेड फूड। यानी जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड था, और क्या था बच्चों, तो आपका डाइजेस्टेड फूड था ग्लूकोज, ठीक है। तो अब इस ग्लूकोज को क्या पूछ रहा है, विच लाइफ प्रोसेसेस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनेगा, इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनेगा, तो आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस से बनेगा। मतलब कि ये जब ग्लूकोज है, जब हम O2 इनहेल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये फाइनली एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बी जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेशन इज, याद करो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस आपको मैम ने बताया था, बायोकेमिकल, फिजिकल, ऑक्सीडेशन और नन ऑफ द एबव। तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बच्चों, एक्चुअली रेस्पिरेशन हमारा क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज, यानी कि किस टाइप का जो एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो जब यहाँ पे केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और रेडिएट एनर्जी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, करेक्ट, आप करोगे केमिकल एनर्जी यूज होता है, ठीक है। Now I'm going to discuss about our next question, and our next question is respiration takes place. respiration कहाँ पे होता है, तो देखो in green parts of the plant only, केवल वहीं पे respiration हो रहा है, नो मैम, इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो देखो इन यहाँ पे हो जाएगा इन ऑल द लिविंग सेल्स, यानी कि जितने लिविंग सेल्स हैं उनमें भी हो रहा है, एंड जितने भी प्लांट्स हो रहे हैं उनमें भी हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डेड है, तो जहाँ पे डेड है वहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, इन दोज पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर अबव द सोइल, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो सोइल के अबव है सिर्फ उन्हीं के उसी प्लांट पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन ऑल द लिविंग सेल्स, कि हमारे जितने भी लिविंग सेल्स हैं, यानी हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे प्लांट्स में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज रिलीज्ड। CO2 कौन से प्रोसेस से यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हो गया कि जब तुम्हारा ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपके कार्बन कंटेनिंग
मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि तुमको क्लास करते करते याद हो जाए। यहाँ पे आपका सी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पायरूवेट 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो ग्लूकोज तुम्हारा पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का देखो तो बच्चों, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। उसके एंड प्रोडक्ट क्या थे, लैक्टिक एसिड थे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा था बच्चों, इसमें इथेनॉल यानी कि अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल प्लस सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में 2 एटीपी, है ना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ तो बस इतना ही तक बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो आज का क्लासेस जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब आपका काम क्या है कि एक बार अच्छे से अपने नोट्स को अपडेट कर लेना, स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से लेके अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अपडेट कर लेना। साथ ही साथ जो भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहती हूँ वो भी जैसे टॉपिक ख़त्म होता है उस क्वेश्चंस को भी वहाँ पे आप मेंशन कर लोगे। ऐसा नहीं सोचना है कि हम सबसे लास्ट में सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे, नहीं। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए बच्चों, तो हमारे अब जब ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे एक डीपीपीज का सेक्शन है, वहाँ पे असाइनमेंट्स का सेक्शन है, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आपके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, और मैं भी आपको क्लास जब हमारा पूरा लाइव प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तुम्हारा काम है इसको बार बार रिवाइज करते रहना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना, कॉन्सेप्ट को डेवलप करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। आज हमने रेस्पिरेशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन के दौरान कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे आपका जो है वो O2 का ट्रैवल होता है, और कैसे कैसे CO2 ट्रैवल करके क्या होती है हमारे इसी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर आती हैं। ये सब हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।